पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार। बिफोर प्रिंट डॉट इन से महेश शर्मा, कैसे हैं आप? महेश जी नमस्कार, ठीक हूँ एकदम बिल्कुल। तो आजकल कहाँ, बुंदेलखंड या अपने गृह जनपद कानपुर आ गए? नहीं, कानपुर में ही हूँ, लेकिन बुंदेलखंड से लगातार संपर्क में हूँ। नहीं, बुंदेलखंड में तो आपने अपने पत्रकारिता करियर का काफी समय बिताया है। हाँ, बहुत हमीरपुर, बांदा जैसे जिलों में रहे, झांसी में रहे। बांदा, झांसी, हाँ। जालौन में भी रहे क्या आप? नहीं, जालौन में मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन जालौन सीधे रिलेटेड था। तो इस बार क्या, तो इस बार बुंदेलखंड में क्या चल रहा है, क्या हवा चल रही है चुनाव की? पिछली बार तो बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 52 में से 47 सीटें। बीजेपी ने बुंदेलखंड के 7 जिलों में 19 में से 19 सीटें जीती थी। अच्छा, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। हाँ। 2 मंडल है प्रशासनिक लिहाज से, झांसी मंडल। हाँ। झांसी मंडल में ललितपुर, झांसी और जालौन 3 जिले हैं। नहीं तो इसमें विधानसभाई सीटें कितनी आती हैं इन तीनों मंडलों में? हाँ, नहीं, 2 मंडल हैं, बांदा और झांसी मंडल। बांदा में 4 जिले हैं, चित्रकूट, और झांसी में 3 जिले हैं। हाँ। उस मंडल का नाम है चित्रकूट धाम मंडल। अच्छा अच्छा। उस मंडल में चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर 4 जिले हैं। झांसी मंडल में झांसी, जालौन और ललितपुर 3 मंडल हैं। दोनों मंडलों को मिला करके 19 सीटें हैं। 19 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी है, तो सपा के पास 6 सीटें थी। सेकंड नंबर पर बीएसपी थी। अच्छा। उसके पहले 2007 में बीएसपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। हाँ, तब तो बीएसपी की सरकार भी बनी थी। 12 में अखिलेश की बनी। तो अब झांसी मंडल की अलग भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियां हैं। बांदा मंडल के चारों जिलों की अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन ओवरऑल 7 जिलों में जो वोट करने का ट्रेंड है, वो अभी तक इनका मुद्दा रहा है पानी। अच्छा। और आवारा छोड़े गए जानवर, जिसको अन्ना प्रथा कहते हैं। अन्ना प्रथा। अन्ना प्रथा अंग्रेज शासन काल में भी बंद नहीं हो पाई। हर तरह के उपाय किए गए। यहाँ के लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं अप्रैल के महीने में, और फिर वो वापस लौट करके आते हैं अक्टूबर के आसपास। जो आप आते हैं, जो गायब हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ये फसलों का काफी नुकसान करते होंगे? फसलों का इस वक्त बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, और ये लाखों की संख्या में है। अच्छा। ज्यादातर इनमें गायें हैं। ये आप बुंदेलखंड का बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में? लाखों की संख्या में, 7 जिलों को मिला करके लाखों की संख्या में गोवंश है, जो फसलों को उजाड़ते हैं और उनको कोई ना तो मारता है, छोड़ देते हैं बस लोग। वो जंगलों में रहते हैं, वहीं उनके बच्चे पैदा होते हैं। किसानों को तो रात में जाग जाग कर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती होगी। किसान रात भर जाग करके करता है, तारबंदी करता है। भाजपा सरकार ने कुछ गौशालाएं खुलवाई, उसके लिए अच्छा खासा बजट दिया, करोड़ों में। जानवर उनमें बंदी बनाए गए, रखे गए। अब फिर आप जानते हैं कि प्रशासनिक तमाम इस तरह के घोटाले घपले होते हैं, जिससे उनका चारा खा गए लोग, उनकी दवाओं का पैसा खा गए लोग, निकाल दिया, गोवंश मर गए। मगर अभी भी इन 7 जिलों में छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। यहाँ पर एक मुद्दा तो ये है। दूसरी सही बात ये है कि बुंदेलखंड पिछड़ा रहा है। बाद में लोगों को पिछड़ा शब्द से दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने इसको अविकसित शब्द का नाम दे दिया। बात वही है। अविकसित कहने में वो थोड़ा गर्व महसूस करने लगे। ये अभी तक अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। अगर आप झांसी मंडल में झांसी रानी का अपमान कर दें, तो आपको वोट फिर नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना पानी दें, चाहे जितना छुट्टा जानवरों से उनको निजात दिलाए। एक भावनात्मक लगाव उनको अपने इतिहास से बहुत है।
आप महोबा में जाएं और जा करके परमाल की बुराई करें। हाँ, चंदेल वंश के जो राजा होते थे, चंदेल वंशों के राजाओं की बुराई करें तो वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं फिर अभी भी। मतलब जबकि 1022 वर्ष पुराना इतिहास हो गया है चंदेलों का। हाँ, लेकिन अभी भी साहब आप उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप राजनीति करें, कुछ भी करें। काशीराम जी का जो यूपी में सबसे ज्यादा प्रयोग सफल हुआ वो बुंदेलखंड में महेश जी सफल हुआ। अच्छा। क्योंकि वहां पर छुआछूत, ऊंच नीच इतना तगड़ा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। 2006 की मैं बात बता रहा हूँ। 2006 तक बांदा जिले के नरैनी तहसील के एक गांव में जो अछूत होते थे, जिनको अछूत मानते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे वो, उनको हाथ से नहीं मारा जाता था क्योंकि वो टच हो जाएंगे, तो उनको जूता फेंक के मारा जाता था। अच्छा। अभी 2006 तक की बात मैं बता रहा हूँ। शिक्षा बढ़ी, मुफ्त शिक्षा हुई, वहां पर प्राइवेट कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज खुले। और काशीराम जी ने ये जो भरा भाव कि आप भी बराबर आ सकते हैं, आप शिक्षित होइए, आप राजनीति में भागीदारी करिए, सुरक्षित सीटों और एक तरफा वोट आप करिए, ये राजनीतिक चेतना उन्होंने जगाई। आने लगे लोग, बराबरी पर आने लगे। तो उसका राजनीतिक लाभ भी बसपा को मिला और 2007 और तो मिला। लेकिन अब जो मौजूदा माहौल है, क्योंकि बीजेपी ने पूरा कैप्चर कर रखा है। जी हाँ। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है ये वहां पर भाजपा, सपा, बसपा, नहीं कांग्रेस की चार पार्टियां जो प्रमुख हैं ठीक लड़ेगी। अब कांग्रेस का जरा सा इतिहास देख लें। समाजवादी पार्टी की लहर में 2012 में बुंदेलखंड के 7 जिलों में से 4 विधायक जीते थे कांग्रेस के। कालपी, झांसी, बांदा और बांदा में 2 4 विधायक उस वक्त जीत गए थे। 2013 में उपचुनाव हुआ उमा भारती जी के इस्तीफे के बाद। तो कांग्रेस सेकंड नंबर पर रही वहां पर उपचुनाव में, चरखारी में। अच्छा। कांग्रेस की जड़ें हैं वहां पर। है। मगर इस 2014 के बाद बुंदेलखंड में बहुत काम हुआ है। पानी की समस्या से निजात मिली है। ये समझिए केंद्र में भाजपा शासनकाल था और प्रदेश में उस समय अखिलेश की सरकार थी, सपा की। उस समय अखिलेश की सरकार थी, तो उस समय जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए, बड़े प्रोजेक्ट, वो अब जा करके फाइनल हो पाए हैं। जैसे अर्जुन नहर परियोजना। देखिए 2017 का जो चुनाव रहा है, जो पूरी तरह से मोदी के प्रभाव में रहा है और उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आई भी, लेकिन अब जो 22 का चुनाव है, तो विकास कार्यों को अगर ले लिया जाए तो अभी योगी और मोदी की सरकारों ने काफी कुछ किया और तमाम उद्घाटन, लोकार्पण किए हैं, सफाई भी की है, बहुत सारे काम हुए हैं। तो जो ये विकास के कार्य हुए हैं इस सरकार में, भाजपा शासनकाल में, इसका मतदाताओं पर क्या असर दिख रहा है, खासकर जब अखिलेश यादव भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? जी, इसका असर बहुत बड़ा रहेगा। इसका असर बहुत बड़ा रहेगा। डकैत मुक्त है, डकैतों के फरमान कहीं पर नहीं जारी होते हैं। और समाजवादी पार्टी के 2012 से 17 के बीच के जो अनुभव थे, वो लोगों को अब फिर ताजा हो रहे हैं। मेरा जो आकलन, वो क्या अच्छे अनुभव थे या खराब थे? वो खराब अनुभव जितने थे वो सब ताजे हो रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बुंदेलखंड में क्राइम का रेट 2017 से लेकर अब तक बहुत घटा है। अच्छा। जो सड़क छाप क्राइम होते थे, मतलब राजनी, लूट, छिनैती, चौराहों पर गुंडागर्दी, वो खत्म हो गई है। उससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं बातचीत में। बाकी वोट वहाँ जातीय आधार पर पड़ेंगे। लेकिन क्या महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जो सीधा आम आदमी की जीविका से जुड़े हैं? महेश जी, मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ। जी बताइए। कोई नहीं बताएगा। बुंदेलखंड में जो पलायन है बाहर रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, वो बहुत तीव्र है। अच्छा। 2006 में
अकेले बांदा जनपद के 57,000 घरों में ताले बंद थे। अच्छा। वहां पर परिवार का जो रेशियो है वो एक परिवार 6 लोगों का माना जाता है। और ताले बंद है माने पूरा परिवार वहां से गायब है, बाहर है। 57,000 को आप 6 में गुणा कर दीजिए। अकेले बांदा की पोजीशन बता रहा हूँ। हाँ। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ये लोग जाते थे। यूपी के शहरी इलाकों में ये बिल्कुल नई बात है। बुंदेलखंड के लोग जाते थे। ये एक अभिशाप था और ये एक चुनावी मुद्दा था। हम रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम रोजगार देंगे, लोगों को पलायन रोकेंगे। 5 साल में साहब ये खास बात हुई है कि ये जो पलायन है ये अब मुद्दा नहीं रहा। बुंदेलखंड का पलायन अब लोगों की किस्मत चमकाने का माध्यम बन गया है। क्या चमकाने का? किस्मत चमकाने का। यहाँ से एक भाई गया गुजरात। हम काल्पनिक बात नहीं बता रहे हैं, वो है लोग। वो एक भाई गया गुजरात, उसने जाके एक फैक्ट्री में काम किया। वहां पर उसने वेल्डिंग का काम सीखा। अब वो स्किल्ड हो गया, एक हुनर उसके पास आ गया। वो गांव आया, अपने दोनों भाइयों को ले गया, फिर अपने वो पत्नी और बच्चों को ले गया। वो फैक्ट्रियां कस्बे में ही है। कस्बे में अच्छे स्कूलों में उन्होंने अपने बच्चों को दाखिला करा दिया। मतलब आय ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन रोजगार लोगों को चाहे जैसे मिले मिलता रहा, ये कहना चाहते हैं। और बुंदेलखंड के लोगों ने बाहर जाकर के अपना जो हुनर था उसको बिल्कुल एकदम धार भर दी उसमें, और बेहतरीन कमा रहे हैं, बेहतरीन लाइफ पर। जब वो अपने यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ उलझन होती है। तो यानी जो पलायन का मुद्दा था वो इस 5 साल में अब मुद्दा नहीं रह गया है। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव की विजय रथ जो यात्रा निकली थी, उन्होंने वहां सभाएं भी की, तो उसमें जो भीड़ उमड़ी और जो सरकारी प्रायोजित सभाएं मोदी, योगी की, अमित शाह वगैरह की होती रही, इसमें जो भीड़ आई, तो आपको क्या लगता है, एक प्रायोजित भीड़, एक स्वस्फूर्त भीड़, तो उसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? सर जी, मैं महोबा की बात बता दूं। प्रियंका गांधी की भीड़ अखिलेश यादव की भीड़ से ज्यादा थी। अभी 2 महीना पहले पहले अखिलेश मीटिंग करके आए थे, जनसभा करके आए थे। उसके बाद प्रियंका गांधी की थी, तो प्रियंका गांधी वाली में भीड़ ज्यादा थी। ये जो जिले हैं ये बॉर्डर के जिले हैं सारे के सारे। इनसे मध्य प्रदेश लगा हुआ है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हजारों गांव ऐसे हैं इनका अगला दरवाजा मध्य प्रदेश में खुलता है, पिछला दरवाजा यूपी में खुलता है। मध्य के बच्चे यूपी में पढ़ने आते हैं और यूपी के बच्चे पढ़ने मध्य प्रदेश के स्कूलों में जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार बनी तो माहौल चेंज हुआ इन बॉर्डर के जिलों में। इसके बाद वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, तो माहौल चेंज हो गया। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के 7 जिलों में मध्य प्रदेश की सरकार असर डालती है। अच्छा, अब क्या परिदृश्य उभर रहा है? क्या कहा जा रहा है कि बाइपोलर इलेक्शन है, कि यानी भाजपा और सपा का चुनाव है? तो बुंदेलखंड में क्या है, क्या सीधी टक्कर है या कहीं त्रिकोणीय संघर्ष दिख रहा है या चतुष्कोणीय संघर्ष? शांत दिख रही बीएसपी अगर बीएसपी अगर अपने वोटर को कोई इंडिकेशन नहीं देती है तो बीएसपी तीसरा। अच्छा, लेकिन ज्यादातर सीटों पर भाजपा और सपा की लड़ाई है। भाजपा की सीधी। अच्छा, कुर्मी बहुल क्षेत्र कहा जाता है या है, तो ऐसे में जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो 3 मंत्री और 11-12 विधायक आए, तो एक संदेश किया कि गैर यादव भी पिछड़ी जातियों के समाजवादी पार्टी के मंच पर आ रहे हैं, यादवों के साथ आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन का वहां पर क्या असर है? चुनाव लड़ने वाले लोग, चुनाव में और राजनीति में सीधा दखल रखने वाले लोग हर गांव में हो गए हैं। वहां पर झांसी में कुशवाहा वोट ज्यादा है, ठीक है। उरई में
कुर्मी, निरंजन हाँ हाँ वोट ज्यादा है। हाँ। बांदा के एक हिस्से में पटेलों का वर्चस्व है, लेकिन ये कहीं पर भी हराने जिताने की स्थिति में नहीं है। अच्छा। 2012 में बाबू सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस के साथ में समझौता करके और झांसी की सीट लड़ी, चौथे पांचवें नंबर पर रहे, कुशवाहा ने वोट ही नहीं दिया उनको। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो वहां मौर्य है ही नहीं भाई। अब आपके यहाँ वाजपेयी त्रिपाठी मिश्रा है ना, तो ब्राह्मणों के यहाँ या ठाकुरों के यहाँ चंदेल चौहान भदौरिया है। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा ने तो ओवैसी से हाथ मिला लिया है, तो वो वहाँ पर अपने कैंडिडेट भी खड़े करेंगे, तो वो किसको, कितनी सीटों पे उनका असर होगा, किसको प्रभावित करेंगे? कुछ जातियां ऐसी हैं अपने प्रदेश में जो एक तरह से नॉन पॉलिटिकल और समाज में डोमिनेटिंग नहीं है, जैसे कुशवाहा हुआ, जैसे पाल हुआ, जैसे धनगर हुआ यहाँ पर, जैसे तेली हुआ। ये नॉन पॉलिटिकल पार्टियां इनका अपना जो लीडर होता है वो उसके आगे पीछे रहते हैं, उनके वो अपने आगे पीछे रहते हैं, अपना काम करते हैं और ज्यादा झंझट में पड़ते नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यादव के साथ यहाँ की पिछड़ी जातियां कतई नहीं जाएंगी, और यादव मुस्लिम के साथ में अन्य जातियां नहीं जाएंगी। इसी दृष्टिकोण पर यहाँ पर वोटिंग होगी। अच्छा, तो इस हिसाब से तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ही सीधी लड़ाई हुई, सीधी टक्कर है। तो नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं क्या? नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले हो सकते हैं। भाजपा लूज करेगी। अच्छा, लूज करेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी 2-3 सीटें जीतेगी, गलती वो कर चुकी है। तो ऐसी कितनी सीटें होंगी जिसपे भाजपा थोड़ा कमजोर पड़ सकती है या दिखती है? 8 सीटें। 8 सीटें कमजोर पड़ेगी। और जो टिकट है, हाँ, उससे समाजवादी पार्टी ने टिकट वहां पे दे दिए हैं लोगों को, हाँ, वो बड़ा नुकसान करेगी। अच्छा। समाजवादी पार्टी को नुकसान कर रही है। आप कुछ बोलूं? कल जो है, कल के प्रकरण में उन्होंने बसपा से आए पूर्व मंत्री श्री रामपाल को काल्पी से टिकट दे दिया। हाँ। विनोद चतुर्वेदी को भी सपा में इसी आश्वासन पर लाया गया था कि आप आइए, हम आपको टिकट देंगे। नहीं दिया, तो उनको टिकट नहीं दिया। पाल समाज बड़ा प्रसन्न हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय समाज नाराज हुआ। हाँ। कल जा करके लखनऊ मुख्यालय में तो ये हुआ नहीं साहब, वो विनोद चतुर्वेदी का टिकट हो गया। थोड़ी देर बाद पता चला अभी श्री रामपाल है, फिर हल्ला मचा गई। तो ये जो झंझट कर रहे हैं, ये टिकट वितरण में सपा जो गड़बड़ कर रही है, उन्होंने तो अपने सारे एक टिकट बदला खाली। हाँ। 2 टिकट बदले हैं बीजेपी ने, बाकी उन्होंने रिपीट कर दिया अपना। अच्छा। एक और बदलेंगे वो, हमीरपुर, क्योंकि हमीरपुर सीट ऐसी है कि उसमें 5 साल में 2 विधायक रहे। अशोक चंदेल को सजा हो गई, उपचुनाव हुआ तो ठाकुर युवराज सिंह हो गए, वहाँ भी रुका हुआ है। तो चलो ठीक है, और स्थितियाँ साफ होती हैं तो आपसे हम संपर्क में रहेंगे, बात करते रहेंगे। आप और बातचीत करने के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारियाँ आपने दी। biforeprint.com को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।